की क्लास में हम थोड़ा-सा इस बारे में बात कर लेते हैं कंडीशनल रेंडरिंग किस तरह करनी है और अपने माइंड में हम रखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रिएक्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट होगा वो टू डू ऐप ही होगी, सही है? सो यूआई को आप लोग एग्ज़ैक्टली वैसे ही कॉपी करेंगे एंड देन बाकी फंक्शनैलिटी ऑब्वियसली रिएक्ट के हिसाब से जो है वो चीज़ें चेंज हो जाएँगी, सही है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा मेरे पास वही रिएक्ट ऐप है, सिंपल सी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो थोड़ा-सा मैंने मिस कर दी थी लास्ट क्लास में दैट इज़ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अच्छा मैंने एक पर्सन का कंपोनेंट क्रिएट किया था, सही है? इस कंपोनेंट को मैंने इसको एक्सपोर्ट किया था डिफ़ॉल्ट, सही है? सो अगर मैं इसको बेसिकली 2 तरीके हैं कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने के। अगर मैं इसको यहीं पे लेट्स सपोज़ ऐसे करूँ एक्सपोर्ट, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। सो अब होगा ये कि बेसिकली अगर मैं किसी कंपोनेंट को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करता हूँ तो मैं उसको किसी भी नाम से यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। जबकि अगर मैं किसी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसके नाम से, जैसे इसका नाम यहाँ पे पर्सन है, तो यहाँ पे अब मुझे इस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने देखा ऑटो कंप्लीट ने इसने दे दिया मुझे कि पर्सन का कंपोनेंट जो है इस फाइल के अंदर मौजूद है, सही है। सो नेम्ड इंपोर्ट और डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमें कब यूज़ करनी है, अगर तो हमारी फाइल के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट है, सही है, जैसे इसके अंदर सिर्फ एक पर्सन का कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज पर्सन के अलावा कोई और कंपोनेंट भी होता है लाइक दिस, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट का, सही है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि इस फाइल के अंदर से कोई एक चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट एनी नेम, सही है। सो विदाउट एनी नेम आप सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो अगर इसके अंदर लेट्स सपोज 2 कंपोनेंट होंगे एक सिंगल फाइल में, सो उन दोनों को अलग-अलग उनके नाम से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उनको फिर इंपोर्ट करने का तरीक़ाकार ये होगा कि यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और यहाँ पे फिर आपने कंपोनेंट्स के नाम देने, तो इस तरह वो कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट होगा, सही है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पर्सन का कंपोनेंट कॉल करता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पर्सन का कंपोनेंट मैंने कॉल किया, इसने मुझे नेम रेंडर कर दिया, सही है। नेम के आगे कुछ भी नहीं है, खाली है, क्योंकि मैंने प्रॉप्स के अंदर इसको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का, जिस तरह फंक्शन के अंदर आई गेस हमने पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, चलो मैं इसको एक दफ़ा रिपीट करवा दूँगा। सो अगर किसी कंपोनेंट को प्रॉप्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, सही है। सो इसके 2-3 तरीके हैं, हम इसको जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे अगर मैंने पर्सन का कंपोनेंट कॉल किया है और उसको कोई नेम नहीं दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एनए आ जाए, दैट मीन्स नॉट अवेलेबल, सही है। सो आप लोग जब प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, कोई एपीआई कॉल करेंगे तो ऐसा होगा, लेट्स सपोज़ कोई डेटा एक्सपेक्टेड था और वो डेटा नहीं आया, सही है। सो इस तरह से खाली अगर यूआई पे दिखेगा वो तो थोड़ा-सा जो है ना बैड यूज़र एक्सपीरियंस होगा। सो इंस्टेड हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे नॉट अवेलेबल का जो है ना वो टैग लगा सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सो उसको करने के 2-3 तरीके हैं, सही है। सबसे पहला तो और सिंपल तरीका तो है, यहाँ पे मैं प्रॉप्स के अंदर से नेम निकालूँ, ठीक है। सो प्रॉप्स डॉट नेम है और यहाँ पे मैं और का सिंबल देके यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ एनए, सही। तो इसको मैं स्ट्रिंग में कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ। सो कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, सही है। सो प्रॉप्स डॉट नेम, अगर प्रॉप्स डॉट नेम नहीं होगा यानी मैंने इसको नेम पास नहीं किया होगा तो मैं यहाँ पे जो है वो एनए रेंडर करवा दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे नेम आ गया, नेम के आगे आ गया एनए, ठीक है। अब एक दफ़ा और इस कंपोनेंट को कॉल करते हैं और इसको हम जो है वो प्रॉप पास कर देते हैं, प्रॉप्स डॉट नेम, ओके नेम, और यहाँ पे मैं नेम पास करता हूँ IEC, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि अब जो है इसने नेम के आगे IEC रेंडर कर दिया, सही है। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल इफ एनी प्रॉप नेम इज मिसिंग, ठीक है।
और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी कंपोनेंट बनाएँ, सही कंपोनेंट बनाने का एक फंडामेंटल रूल आपने ध्यान में रखना है कि कंपोनेंट को जितनी भी प्रॉप्स रिक्वायर्ड होंगी ना, उसके साथ आपने उसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाज़मी देनी है। लेट्स सपोज़ अगर कोई कंपोनेंट है, उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो फिर क्या होना चाहिए? तो आपने इस हिसाब से इसकी हैंडलिंग करनी है कि अगर कोई इसको प्रॉप नहीं मिल रहा, सो इंस्टेड वो कुछ और रेंडर करे। ओके? सो इस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका ये है, हम प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लाऊँगा। अब एक्चुअल में मैं लिख सकता हूँ कि प्रॉप के अंदर मुझे नेम की वैल्यू जो है ना वो मिलेगी, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको लाइक दिस, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। कंसोल, ठीक है? अब ये एग्जैक्टली सेम वर्क कर रहा है। मैंने क्या किया, प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर कर ली, ठीक है? सो अगर बहुत सारी प्रॉप्स पास हो रही हैं, सो प्रॉप्स डॉट नेम या प्रॉप्स डॉट वॉटएवर, सो डॉट लगा के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और उसका दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर कर लें, सही है? सेम है जिस तरह हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को जो है डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी आप जो है ना उसको एक डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं लाइक एन ए, सही है? और उसको यहाँ से मैं हटा दूँगा। सो जब ये पर्सन का कंपोनेंट कॉल होगा, तो इसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी एन ए की। अगर इस पर्सन कंपोनेंट को कॉल करते हुए आपने जो है वो प्रॉप के अंदर, नेम के अंदर कुछ भी इसको वैल्यू दे दी, तो वो ओवरराइड हो जाएगी, एल्स इसके अंदर एन ए रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? इसको एक दफ़ा हम रिफ्रेश करके वेरीफाई भी कर लेते हैं, सही काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो लिखूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने उसको कोई प्रॉप पास नहीं किया, सो इसने जो है वो डिफ़ॉल्ट एन ए को पिक कर लिया है। एल्स अगर मैं इसको कोई प्रॉप पास करता हूँ, तो जो है यहाँ पे आपको ये जो है रेंडर करके दे देगा प्रॉप्स, ठीक है? सो यहाँ तक क्लियर है? एनी इश्यूज़? आई अज़्यूम कि कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस करनी थी, दैट इज़ कंडीशनल रेंडरिंग, सही है? सो इफ़ वी वांट लाइक, अगर तो नेम का प्रॉप अवेलेबल ना हो, सो ये पूरा नेम का जो टैग है ना, ये नहीं आना चाहिए, सही? लेट्स सपोज़ यहाँ पे जो है ना वो लाइक कपल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सही है? एक आईडी कार्ड है, लेट्स सपोज़ उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, नेम, डीओबी एंड लेट्स सपोज़ प्लेस, ओके? और हम इसको जो है ना वो अलग-अलग जो है वो प्रॉप्स पास कर देते हैं, ठीक है? सो नेम आ गया, और सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको प्रॉप पास कर देता हूँ, ठीक है? नेम, और डीओबी की एक प्रॉप पास करता हूँ, उसके अंदर एक्स वाई जेड एंड नेम प्लेस, ठीक है? अब इस पर्सन के कंपोनेंट के पास जो है वो 3 प्रॉप्स हैं, नेम, डीओबी एंड प्लेस, ठीक है? अब इन तीनों प्रॉप्स को मैं यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लूँगा, डीओबी एंड प्लेस। यहाँ पे डीओबी आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, ओके? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर पर्सन का कंपोनेंट है, उसमें कोई एक प्रॉप मिसिंग है, सो इंस्टेड ऑफ नॉट अवेलेबल, मैं ये पूरे का पूरा प्लेस और कॉलन, ये पूरा टेक्स्ट जो है ना इसको हाइड करूँ, सही है? सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशनल रेंडरिंग यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? सो कंडीशनल रेंडरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं? बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाए थे, सही है? सो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कंडीशनल रेंडरिंग हम अचीव करेंगे, सही है? इसके लिए सिंपली आपने लिखना है डीओबी, ठीक है? एंड देन क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स इफ डीओबी हैज़ एनी वैल्यू रेदर देन नल और एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है? कोई भी जो है वो नॉन नल वैल्यू होगी, यानी डीओबी की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, चाहे वो एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, स्ट्रिंग हो, व्हाटएवर। सो अगर डीओबी के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, देन हमने ये H4 का पूरा टैग जो है वो रेंडर करना है। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है? और एल्स के लिए हमने कॉलन लगाना है, ठीक है? एल्स अभी फिलहाल के लिए मैं, मुझे कुछ भी रेंडर नहीं करना, तो मैं लगा दूंगा नल, सही? और मैं इसको सेव करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 दफ़ा मैंने कंपोनेंट को कॉल किया। अच्छा, मैं फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से डी कॉपी, लेट्स सपोज ये 3 प्रॉप्स हैं, ओके? सो मैंने फॉर नाउ एक प्रॉप को जो है वो कमेंट कर दिया, सही है? अब ये पर्सन का कंपोनेंट जो है वो 2 प्रॉप्स ले रहा है, नेम और प्लेस की, ठीक है? एंड इट शुड रेंडर ओनली नेम एंड प्लेस, ठीक है?
सो अब डीओबी कहाँ गया, डीओबी जो है ना हमने कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू उस पूरे जो है वो h4 टैग को हमने जो है वो डोम से हटा दिया। सही है। सो अगर इसको आप इंस्पेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज यस, सॉरी एलिमेंट्स, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास दो h4 टैग, ठीक है, वन फॉर नेम एंड अदर फॉर प्लेस। सो नाउ दिस h4 टैग इज नो मोर इन द डोम। ठीक है। अच्छा सर, टर्नरी ऑपरेटर का एक और तरीका ये भी था। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने का एक और तरीका ये है, अब जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कंडीशन चेक की, बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर इज जस्ट लाइक इफ एल्स। सो अगर मुझे सिर्फ एक इफ़ की कंडीशन लगानी है, एल्स में कुछ नहीं लिखना, तो उसके लिए मैं एक और तरीका यूज़ करता हूँ, दैट इज एन एंड। सो इफ आई से एन एंड, दैट मीन्स अगर डी ओ बी एग्जिस्ट करता होगा तो ये h4 का टैग जो है वो रेंडर होगा, एल्स कुछ भी रेंडर नहीं होगा। ठीक है। सो इट इज सेम। बट रिमेंबर, अगर आप कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉप देंगे, तो फिर जो है ना ये रेंडर कर देगा। बिकॉज डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का मतलब ये है कि ये कंपोनेंट जब भी कॉल होगा इसके पास नेम के अंदर एन मौजूद होगा। सही। सो अगर इसको जो पेरेंट कॉल कर रहा होगा वो नेम के अंदर कोई वैल्यू पास कर देगा तो वो इस वैल्यू से ओवरराइड होएगी, वरना इसके पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एन अवेलेबल है। सही है। इसको आप इस तरह से समझें कि मैंने जो है वो एक, लेट्स सपोज सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैंने एन असाइन कर दी। ठीक है। अब मैं बाद में उसको समझ ले मैं रीअसाइन कर रहा हूँ और उसके अंदर कोई और वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं पर्सन को नेम की प्रॉप पास कर रहा हूँ तो बेसिकली ये नेम का वेरिएबल जो है ना, इसकी वैल्यू जो है वो रीअसाइन हो रही है। ठीक है। इसकी वैल्यू जो है रीअसाइन हो रही है और वैल्यू चेंज हो रही है, जो मैं पास कर रहा हूँ वो हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कंडीशनल रेंडरिंग एंड डिफॉल्ट प्रॉप्स।